Dear student, today I will start integration. इंटीग्रेशन बेसिक से स्टार्ट होगा और लास्ट तक हम लोग मूव करेंगे। वो अलग बात है कि जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, ओनली 12th 11th की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद भी हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो बोर्ड के बच्चे भी अवश्य देख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ऐसे तो आपने नाम सुना होगा। ठीक है। अलग बोर्ड का अलग सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कहीं 11th में इंक्लूड होता है तो कहीं 12th में इंक्लूड होता है, बट मैक्सिमम बोर्ड में 12th में ही है। ये अलग बात है कि 11th से बच्चे सीख जाते हैं। उस सीखने का कारण होता है कि उनके फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो फिजिक्स टीचर हमेशा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 11th क्लास में 10th से मूव करने के बाद ही तुरंत उनको कुछ ना कुछ फार्मूले बता देते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं समझाया जाता, बस फार्मूले उनको रटा दिया जाता है। तो वहां से आप लोग जानते हो, बेहतर जानते हो। आइए, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपके पास इंटीग्रेशन निकालने के दो वे होते हैं, टू वेज होते हैं। टू वेज फॉर अप्रोचिंग द इंटीग्रेशन या सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है, सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है। ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन को आप लोग, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी समझ लें कि डिफरेंशिएशन में अवकलन होता है। ठीक है। तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इसको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने बोल दिया। और दूसरा वो होता है अप्रोच वाया द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। इसको हम लोग क्या कह देंगे, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। और दूसरा तरीका होता है डेफिनिट। एक डेफिनिट तरीका होता है और एक इनडेफिनिट होता है। अच्छा, तो डेफिनिट में क्या होता है इसको भी आप समझिएगा। लिमिट ऑफ एन अलजेब्राइक समेशन। ये अलजेब्राइक समेशंस होता है। यहाँ से हम डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं और फर्स्ट होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप अलजेब्राइक समेशंस वाली केस में जब सॉल्व करोगे तो ये जो अलजेब्राइक समेशंस वाली बात है, ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, कुछ बेसिक जानने के लिए है। बाकी लिमिट ऑफ सम पे जो फार्मूले बेस होते हैं क्वेश्चन, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को जानने के लिए होता है। वो बेसिक वाले क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आते कि इसको आप सॉल्व करके बताओ, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में होते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन सीखना है और यहाँ पे फार्मूले बेस पे सीखना, लेकिन ये फार्मूले बेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते भी हैं। तो दोनों बातें हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा लिमिट, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज कीजिए इंटीग्रेशन क्या होता है। अब इंटीग्रेशन को हम अगर कहें तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए डेफिनेशन में अगर लिखा जाए तो मैं तो ये लिख रहा हूँ आपके लिए बेटा, indefinite integration. Indefinite integration is the process
which is the inverse of differentiation. बस बस इतने बहुत है आपके लिए, ठीक है। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और मैंने इसके पहले बताया था रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये देख लीजिए, मैंने बताया ये कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। ये सिंगल रियल वेरिएबल एक्स है, ठीक है, सिंगल रियल वेरिएबल एक्स लिख दूं, ठीक है, नोट कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोग जिस क्लास में हो वहाँ सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा, ये सिंगल रियल वेरिएबल एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे? सपोज कीजिए इंटीग्रेशन का जो आपके पास तरीका होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकाला। आप ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, आपने ऐसे निकाल लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। और दूसरे किसी ने बताया या आपने ही बताया कि भाई एफ एक्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स में नोट कर लिया। तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? देखिए क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो होना ये चाहिए था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अगर ये निकाला जाए तो वही आ जाए, ये आ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप समझिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होगा, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आ जाएगा। तो लोग इसी बात को कंटिन्यू करते हैं और इसी को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए, सपोज कीजिए बेटा मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ऐसा लिखोगे, और 1/3 एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपने क्या लिखा? आपने तो ये लिखा ना कि, देखिए अब आप यहाँ समझिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर होता है। तो हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 होगा। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और हम आगे थोड़ा पढ़ देते हैं, आप और आगे समझिएगा। मैंने यही कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो आप लोग देखिए, इसका जब निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे 1/3 सॉरी एक्स क्यूब ही लिखा जाएगा, बस। तो ये तो 1/3 एक्स क्यूब का भी मैंने निकाला, ये देखिए आपके सामने है। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ गया प्लस डी बाई डी एक्स आप 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 आता, जबकि यहाँ 4 भी ऐड है, ठीक। तो अब आप क्या लिखोगे ना?
आपके पास तो ये बात आ गई ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करने से, जैसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किया, एक्स क्यूब बाई 3 तो है, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो गया है डिफरेंशिएशन वाले स्टेप में, तब भी यही एक्स स्क्वायर आ रहा था। डेट मीन हुआ कि इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम यहाँ सी कह सकते हैं, और सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ 4 की जगह 5 होती, 6 होती, 10 होती, 100 होती, 1000 होती, क्या फर्क पड़ता। तो ये सी होता है, यहाँ पर आप इसको सी बोल सकते हो। अच्छा, जब सी होता है तो ये सी क्या हो गया, मतलब आप सी को बोलोगे क्या, ठीक है। तो याद रखना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको हमेशा बोलना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसलिए हमने बार बार इंटीग्रेशन नोट किया है। अब बात आई कि इंटीग्रेशन क्या ऐसे हम हमेशा लिखते रहेंगे या कोई और तरीका है। तो इंटीग्रेशन ऐसे नहीं लिखते रहेंगे बेटा, इसको लिखने का तरीका होगा, देखिए थोड़ा सा हम लोग भी चेंज होते हैं कलर के साथ। उसके बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन को हम ऐसे सिंबल बना देंगे और लिखेंगे एफ एक्स डी, ऐसे लिख देंगे। इसका रिजल्ट जो आना होगा आएगा। जैसे अभी मैंने लेट किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल इफेक्ट्स का कैपिटल इफेक्ट्स आएगा, लेकिन आप लोगों को बताया था कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो जाता है, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। या दूसरी बात आप कह सकते हो कि इस साइड का डिफरेंशिएशन कर दे तो ये आ जाएगा, ऐसे भी तो बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन किया, डैश लगा दिया, डिफरेंशियल हो गया, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास तरीके हुए लिखने के। अच्छा, तो यहाँ पर इसके कुछ नाम वगैरह होते हैं, चलो हम लोग नाम इसके सीख लेते हैं कि किसको क्या बोला जाएगा। देखिए, जो आपके पास एफ एक्स होता है, एफ एक्स, ये एफ एक्स, ओनली एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स, इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। इसको इंटीग्रैंड कहते हैं। और जो एफ एक्स डी एक्स होता है, मतलब दोनों को एक साथ ले लो, ये यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स डी एक्स, तो इस एफ एक्स डी एक्स को कहेंगे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और हम ऐसे बोलेंगे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एफ एक्स डी एक्स जो है, एफ एक्स डी एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, द वेरिएबल ऑफ एक्स, किसके रेस्पेक्ट में है, द वेरिएबल ऑफ एक्स। वेरिएबल को आप डिसाइड यहाँ से करोगे, ये डी के साथ जो लिखा होगा, ठीक है। एक्स को आप क्या कहोगे, वेरिएबल ऑफ एक्स, कहाँ से देखते हो, यहाँ से डी के साथ। और जो ये साइन होता है, ये वाला साइन देखिए, ये साइन ऐसे लगा होगा, तो इस साइन को क्या कहेंगे, इंटीग्रल साइन। इसको इंटीग्रल साइन बोलते हो। अच्छा, आप लोगों के लिए लग रहा होगा कि समय काफी लग रहा है, जबकि क्लास टीचर तो एक लाइन में बता देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा,
समझने के लिए थोड़ा टाइम देना ही चाहिए। हम्म। तो अब बात आई इंटीग्रल साइन को इस तरीके से कैसे कहाँ से लिया गया। तो इसको ऐसा है, देखिए मैंने लिमिट ऑफ सम आपको बताया था। लिमिट ऑफ सम, सम जो होता है, लिमिट ऑफ सम मैंने बोला था, ठीक है। एक तो मैंने कहा था कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा एक डेफिनिट हो जाएगा, यही बातें बोला था। देखिए ये एक इंडेफिनिट होगा एक डेफिनिट होगा। तो डेफिनिट जो होता है वो बेसिक वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो तो अलग बात है कि आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए हम लोग पहले इंडेफिनिट स्टार्ट कर देते हैं फार्मूले बेस पे, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम ये जो बोला गया है यहाँ से आप देखिए, ये जो सम होता है, सम के लिए एस कैपिटल होता है। इसी एस को धीरे से लिबनाइट्स ने, लिबनाइट्स ठीक है, लिबनाइट्स ने इस सम से, ये जो सम है इसी को यूज करके ऐसा बना दिया और इसी को कहा नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये साइन हो गया आपके पास। तो इंटीग्रल कर्व इसको कह सकते हो आप, ठीक है ना, या आप साइन ही कहना ज्यादा अच्छा होगा, इंटीग्रल साइन ही कह देना। वो एस से ही बना होता है, ठीक है। हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं इसलिए यहाँ काफी टाइम दे दिया गया। तो देखिए मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन अगर लिखना हो, जैसे इंटीग्रेशन लिखना हो एफ एक्स डी एक्स, मैंने क्या बोला, ये एक्स वेरिएबल होता है। तो अगर एक्स वेरिएबल है बेटा, तो समझना होगा कि एक्स के साथ अगर कुछ मल्टीपल हो जाए तो क्या होना चाहिए। देखिए मान लीजिए इसका आंसर मेरे पास एफ एक्स आता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अगर मेरे साथ के हो जाए, के एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, देखिए ये एक्स वेरिएबल है, तो ये के तो है नहीं वेरिएबल का, यानी फंक्शन में तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट हुआ। और कांस्टेंट हुआ तो के को बाहर लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर लीजिएगा ऐसे। अब वो अलग बात है कि आप लिख सकते हो कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये देखिए कैपिटल एफ एक्स आपने लिखा है, लिख सकते हो बस सी, ऐसा लिख सकते हो। यानी हम केवल ये कहना चाहते हैं कि के एफ एक्स डी एक्स होगा, तो ये लाइन ही आपके पास पर्याप्त है, उसके बाद आगे आप कोशिश करते रहिए। तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद सपोज कीजिए आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, ऐसे ही दो फंक्शन है। एक और हो गया इंटीग, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड। जैसे मैंने कहा एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, ये, और यहाँ डी एक्स लगा हुआ है। अब तो आप ये कह सकते हो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अलग से लिख सकते हैं, प्लस ये, यानी प्लस लगा है तो अलग अलग कर सकते। अब आपकी बात ये हो सकती है कि अगर माइनस लगा है तो क्या करेंगे, हम तो ये कहेंगे माइनस लगा है तब भी अलग अलग कर लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस लगा होता तो आप यहाँ माइनस वाला लिख लेते, प्लस लगा है प्लस, माइनस लगा है तो माइनस। तो ये हमने तीन कुछ बताए आपके पास बेसिक फार्मूले। अच्छा इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन डेरिवेशन यहाँ मैं बताने की जरूरत नहीं, समझ रहा हूँ बेटा, तो यहाँ मैं डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत आवश्यक नहीं है डेरिवेशन कि ये तीनों कैसे हुए, अदरवाइज डेरिवेशन इसका बताया जा सकता है। तो अब हम लोग कुछ ये तीनों वाइज फार्मूला आप याद करिएगा, और ये फार्मूला याद क्या करना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते ही जैसे आप लोग रूटीन पे होगे हमेशा ये याद हो जाता है।
तो कोई यहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग इसी के बाद कुछ और फार्मूले, और जैसे सबसे पहली बात देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ सी 0 होगा। तो इसीलिए ये वाला ये इसीलिए सी ऐड होता है। तो याद रखिएगा कि आप सी क्यों ऐड करते हो। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन शायद याद होगा आपको। देखिए इसकी पावर n होती है, अगर ये फार्मूला होता डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो आप लिखते एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पर होगा इसकी पावर 1 ही तो होगी, तो हम लिखेंगे 1x 1 माइनस 1, यानी 1 x की पावर 0, तो ये x की पावर 0 1 हो गया, 1 हो गया। तो आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो मैंने कहा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये लिखता हूँ फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, 1 डी एक्स, तो 1 नहीं लिखता हूँ, खाली डी एक्स लिखता हूँ, हमेशा x प्लस सी हो जाएगा। ऐसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया डी टी लिख दिया तो आप कहोगे टी प्लस सी, अगर मैंने यहाँ पर डी वाई लिख दिया तो आप कहोगे वाई प्लस सी, अगर मैंने यहाँ डी वी लिख दिया तो आप कहोगे वी प्लस सी। तो मुझे लगता है यहाँ पे और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड, अब सेकंड क्या लिखा जाए भाई, x की पावर n dx क्या होगा। देखिए x की पावर n dx हम लोगों ने खूब सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ भी मुझे लिखना है, फार्मूले के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखा जाए। देखिए x की पावर n, अब आप सोचिए x की पावर n होता क्या है, चलिए उसको निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो होता है, ये होता क्या है, ये आपके ऊपर लिखा तो है फिलहाल, ठीक है, एन एक्स एन माइनस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, इस साइड का इंटीग्रेशन करूँ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स एन माइनस 1 डी एक्स, ऐसा किया जाए तो क्या आना चाहिए था, यही आना चाहिए था, एक्स, हाँ प्लस सी आप लिखते रहना, कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बताया था आपको, ये आपके सामने है, ये कि अगर के एफ एक्स के साथ मल्टीपल हो तो के इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाता है, तो यहाँ भी n बाहर हो जाएगा, x की n प्लस सी। अब ये n यहाँ मल्टीपल में, इसको उस साइड ले चलते हैं, सॉरी बेटा। तो बेटा यहाँ पर देखिए x की पावर n माइनस 1, ये c अपॉन n, c भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, तो इसको एक कांस्टेंट ही ना बोल दिया जाए, एक कांस्टेंट बोलते हैं x n अपॉन n, और इसको मैं x की पावर n माइनस 1 डी एक्स लिख। अच्छा ये बताओ, हमें तो जो फार्मूला लिखना था वो देखिए x की पावर n लिखना था, और यहाँ पर आपके पास जो है x की पावर n माइनस 1 है, तो क्या कर लेता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ कि n माइनस 1 को ही मैं n लेट कर लेता हूँ, कैपिटल n लिख लो अभी, तो ये n नहीं हो गया, n dx हो गया, और इस n की वैल्यू क्या हो गई, n प्लस 1, तो ये हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। अब ये बताइए, ये कैपिटल n है तो यहाँ कैपिटल n है, अगर यहाँ स्मॉल n होता तो ये स्मॉल n हो जाता, जैसे यहाँ स्मॉल n इसको लिख दूँ, ये भी स्मॉल n हो जाता, ये भी स्मॉल n हो जाता, और क्या बदलता। तो उसी से हम लोग फार्मूला अपना लिखते हैं। अब यहाँ से क्या लिखूंगा, x की पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये आपके पास हो गया, एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया।
अच्छा एक बात और, ये जो n होता है, ये जो n होता है, ठीक है ना, ये -1 नहीं होना चाहिए। n इक्वल टू नॉट -1। अब आप कहोगे क्यों? बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अगर ये -1 होता, देखिए x की पावर -1 होता, इसका मतलब 1/x ही तो हुआ। तो हमने कहा नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि इसका भी फार्मूला बता दो, तो लिख लेते हैं 1/x dx। अब इसका क्या हो जाएगा, याद करो बेटा कि 1/x आप कब लिखते थे, तो 1/x कब लिखते थे, ये आपको याद करने के लिए मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। log x का डिफरेंशियल 1/x ही लिखते थे, समझ में आई बात है? बिल्कुल ये लिखते थे। dy dx लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे ये। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर dy/dx ऑफ log में -x लिख देता, तो आप डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? log -x, देखिए ये log x का आप फार्मूला जानते हो, -x का नहीं, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, इसको t बोलोगे। log t का डिफरेंशियल 1/t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब डिफरेंशियल आप पढ़ के आ चुके हो, मैं जान रहा हूँ कि आपको डिफरेंशियल आता है, ठीक है, नहीं तो आप कहते हो मुझे डिफरेंशियल नहीं आता। माइनस एक्स का dy/dx ऑफ x 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या है 1/x। डेट मीन क्या हुआ, 1/x का इंटीग्रेशन, देखिए दोनों में log x होता है, log -x दोनों होता है, तो इस x और -x दोनों हो सकता है, यानी आप इसको मॉड ऑफ x लिख दो, क्योंकि मॉड x की वैल्यू x और -x दोनों होती है। वो अलग बात है कि ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x लेस देन 0 होती है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि dy/dx ऑफ log mod ऑफ x जो होता है, ये 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, तो ऐसी केस के साथ मैं इसको लिखता हूँ log mod ऑफ x प्लस, ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। उसके बाद और होता है, अच्छा अभी आपने क्या देखा कि मैंने वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कर लो तो क्या होगा, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, इसलिए कि आप लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हो। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन से ही लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में आपने क्या सीखा था, यही सीखा था कि dy/dx ऑफ a टू द पावर x जो होता है log a ऑन द बेस e होता है। अब मैंने तो ये कह दिया आपको कि इधर का इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा, कर लो। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात और, ये पूरा स्टेप देखिए, क्या इसमें x है, इसलिए वेरिएबल तो x हुआ, तो हाँ x है नहीं, x है नहीं तो कांस्टेंट हुआ, इसको यहाँ से बाहर निकाल लो। यहाँ पर c लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन जब करते हो, ये तो मैंने बताया था, आप लास्ट में लिख लिया करो। ये जो कांस्टेंट यहाँ मल्टीपल है, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाने से ऐसे लिखोगे, अच्छा ई बेस यहाँ पर मेंशन करो या ना मेंशन करो कोई बात नहीं, सी अपॉन लॉग ए ऑन द बेस, ये पूरा कांस्टेंट हुआ तो इसको एक अलग कांस्टेंट लिखेंगे, केवल हमारा आंसर ये हुआ। तो अब लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए। अच्छा बेस ई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं होता, आप याद रखिएगा बेस ई होता है उसी पे लिखा जाता है। तो कैसे याद रखोगे, उसका एक तरीका है। अभी मैं यहाँ ई बेस लिख लेता हूँ
और आपके लिए ये बताता हूँ कि इसको ax लिखिएगा अपॉन, यहाँ पर लिखिएगा ln a। ln a दैट मीन ई बेस होता है, ये सब जानते हैं। ये एक नोटेशन होता है अगर ई बेस होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, वैसे लॉग में ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ये समझ लो कि ln a लिख दो तब भी चल जाएगा, यानी ई बेस इसमें होता है। ये इसकी समझ। तो एक चौथा भी फार्मूला हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, मैं इसे 4-5 लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, आप लोग इसे टेंशन ना लीजिएगा कि बहुत से फार्मूले हो गए। एक और होता है एक्स का डिफरेंशियल, जानते हो क्या होता है? एक्स, आप तो एक्स बोलते हो, इसका मतलब एक्स का इंटीग्रेशन भी वही होगा। ये अच्छा याद होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं कहूँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप कहोगे साइन एक्स होगा। अगर मैं कहूँ, अच्छा पहले मैं उसका लिखता हूँ, सॉरी साइन एक्स का। हाँ, और कॉस एक्स का अगर मैं यहाँ निकालूँ डिफरेंशियल क्या होगा, तो आप कहते हो माइनस साइन एक्स। तो जाहिर सी बात साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशियल प्लस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होगा। तो ये याद रखिएगा। आइए हम लोग इसके बाद चलते हैं। अच्छा, साइन कॉस के बाद आप लोग टेन लिखते थे, ठीक है ना, कि टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा। तो अभी तो मैं ये बता सकता हूँ कि टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा। मीन ऐसी कोई वैल्यू याद करो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर टेन एक्स हो जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू, यानी डिफरेंशिएशन आपने बहुत किया है तो हो सकता है याद हो जाए कुछ लोगों को, लेकिन सभी को नहीं याद आ रहा होगा। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसका हम लोग इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये याद आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। तो जाहिर सी बात, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टेन एक्स हो जाएगा। ऐसे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का देखिए माइनस इधर लगे या इधर लगे, वो तो एक -1 हम कांस्टेंट ले लेंगे और इस साइड से उस साइड इसको कभी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद अच्छा, सेक एक्स का डिफरेंशियल याद है? याद तो होगा ही आप लोगों को, फार्मूले तो आप लोग रट ही लेते हो। क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ऐसे कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अच्छा, कुछ और बातें, जैसे
आप लोगों से बोला गया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो 1/√1 - x² ये बोलते थे, तुरंत बोलते थे, इसलिए आप लोगों को याद था। तो ठीक है, मैं भी लिखता हूँ 1/√1 - x² dx। याद है इसी में कॉस इनवर्स होता था, खाली एक माइनस साइन लग जाता था और कुछ नहीं लगता था, तो वो आपको याद होना चाहिए। अगर माइनस है तो आप कॉस लिख सकते हो, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 + जाहिर सी बात इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसमें भी माइनस वाला कॉट होता था, तो वो नहीं लिख रहे हैं, फार्मूले के रूप में प्लस वाला ही याद रखेंगे। बहुत है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, अच्छा अभी बाद में चेंज करेंगे, x√x² - 1 dx। तो बेटा 1 है, 1/x² - 1 dx। तो इसमें सेक इनवर्स एक्स, अच्छा तो ये तो एक्स स्क्वायर है, प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, तो ये एक्स प्लस माइनस पे फर्क पड़ता है, इसको मैं मॉड ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। अच्छा, अब आपके पास ये बातें होंगी कि सर मुझे आपने, देखिए आप लोग इसको देखिए अच्छी तरीके से, और देखने के बाद आप कह सकते हो कि सर मुझे टेन का नहीं बताया, कॉट का नहीं बताया, कॉसेक सेक का नहीं बताया, आप तो ये सब अलग अलग कुछ बता दिए। तो बेटा वो सब बताएंगे, लेकिन अभी अगली एक्सरसाइज में, ठीक है, जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे, अभी यहाँ पर नहीं। ये बेसिक तो अभी हम लोग इतना ही सीखेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे बस आज के लिए इतना ही, फार्मूले इतने। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, किसी ने कहा x5 dx कितना होगा, ये तो याद करो, आपके पास फार्मूला था अभी। अच्छा फार्मूला मैं दिखाई देता हूँ, क्या था फार्मूला, x की पावर, ये देखिए x की पावर n dx है, ये वाला, ये फार्मूला इसके सामने देखिए, ये x की पावर n dx है, तो आप लिखिए x की पावर n प्लस, ये जो पावर होती है इसमें +1 कर लेते हो और वही नीचे भी लिख देते हो। तो ऐसे ही 5 है तो x की पावर 6/6 लिखो, बस ऐसे। x की पावर 9 dx लिखा है, x की पावर 9 × 10/10, x की पावर 13 लिखा है, तो x की पावर एक ऐड कर लो। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx लिखा है। अब क्या लिखोगे, जल्दबाजी में ये ना करना कि x की पावर -1 + 1 0/0, 0/0 ये देख रहे हो, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था x की पावर n होती है, फार्मूले में ही बताया था x की पावर n dx होता है, तो ये फार्मूला x की पावर n+1/n+1 + c होगा, वेयर n = नॉट -1। मैंने बोला था कि -1 है इसलिए ये नहीं होगा, तो इसका फार्मूला आपके पास है x की पावर -1 dx। अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो x की पावर -1 को ऐसे लिख लो, अब शायद याद आ गया होगा, लॉग मॉड ऑफ x। यानी जल्दी में अगर आपको जल्दी से आंसर देना है तब भी अपनी होश को रखना होगा, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। x की पावर अंडर ऐसे कर दिया, तो अब आप कह सकते हो x की पावर, अब देखिए उस तरीके से हम जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं कि x की पावर हाफ है तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास तरीका होता है x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 dx।
अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा भी लिख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ना लिखो। एक्स पावर 1/2 + 1, आधे में 1 ऐड कर लो, 3/2 होगा। ये आप लोगों का काम है, मैं नहीं ऐड करूँगा। 3/2 अपॉन 3/2 + c। लेकिन आंसर ऐसे ना लिखना बच्चों वाला, ये 3/2 हो गया, तो इसको क्या करोगे, जैसे a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी आपके सामने हो, तो क्या करते हो, ये वाला यहाँ चला जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है, वो उस तरीके से 2/3 ऐसे लिखना, नहीं तो नंबर आधे हो जाएंगे तो हम नहीं जानते। ये इस तरीके से, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई भी पावर हो, बट एक्स की पावर -1, और -1 है तो लॉग मॉड ऑफ एक्स, आप याद रखिएगा। तो ऐसे कुछ अभी और कुछ हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ और बातें, जैसे इंटीग्रेशन है। देखिए मैं एकदम अलग आपको बताने जा रहा हूँ, ये x + 2 dx, ऐसा मैंने कह दिया और कह दिया इंटीग्रेशन इसका निकाल। अब आप कह सकते हो सर x + 2 का तो आपने फार्मूले नहीं डिस्कस किया। हाँ बिल्कुल नहीं डिस्कस किया, ये आप सही बोल रहे हो, बट याद रखो कि मैंने 1/x का बताया है, और x के साथ अगर प्लस कुछ है तो उसमें कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर प्लस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इसको सीधे वही लिखना जो 1/x का होता है, ln सॉरी log mod ऑफ x + 2 + c, बस हो गया आपके पास। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अच्छा सा आपके लिए, और अच्छा सा एक क्वेश्चन। हाँ ये बोर्ड वाले कह सकते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ें, लेकिन सीखने चाहिए बेटा एक क्वेश्चन। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 3 की पावर x 4 की पावर 2x dx, मैंने कह दिया ये क्वेश्चन करना है, तो आपने कहा ऐसा तो फार्मूले नहीं बताया गया। हाँ बिल्कुल नहीं बताया गया, लेकिन फार्मूला ये तो बताया गया है। देखिए 3 की पावर x 4 की पावर 2x, देखिए आज नहीं 4-5 साल पहले आपको एक फार्मूला बताया गया था। 3 की पावर x, ये 4 की पावर 2 करो, इसकी पावर x कर लो। 3 की पावर x कौन सा फॉर्मूला लगा, a की पावर mn है, तो a की पावर m⁴n वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया था ये, और 4² 16 होता है, इसकी पावर x हो गया। अच्छा इसके बाद दोनों में पावर सेम है, 3 × 16 टू द पावर x, कौन सा फॉर्मूला, a की पावर x b की पावर x, तो क्या लिखते थे, ए बी की पावर x, ये हो गया 48 टू द पावर x, लिख लिया नहीं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, 48 मीन कांस्टेंट टू द पावर x, कांस्टेंट टू द पावर x। चलो हम देखते हैं कोई फार्मूला है हमारे पास, ये है a टू द पावर x dx, ax अपॉन ln a, तो इसको क्या लिखेंगे, बस सॉल्व हो गया बेटा, यही लिखना था। तो समझ में आ गया होगा शायद कि आसान है, हमने ये कह दिया कि ठीक है, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ही इसको देखें, बोर्ड वाले अगर इग्नोर भी कर लेते हैं तो चलेगा, लेकिन बहुत बेसिक है इसलिए आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के लिए हम लोग अलग से दूसरी क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, इसलिए तब तक आप फार्मूले रट लो, फार्मूले रट के आओ, फार्मूले आपको याद रहें तब हम लोग आगे काम करते हैं। बहुत से इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और, क्या है क्वेश्चन भाई, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स की पावर 2 प्लस ई एक्स प्लस 1/x, ये ऐसे सब हो गया। अच्छा एक और माइनस साइन एक्स भी लिख लेते हैं इसे में, डी एक्स। मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो आप लोगों को फार्मूला बताया था, जो प्लस हो या माइनस सब अलग अलग कर लो, कर लो, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, हमने कई क्वेश्चन बताए थे, पावर इंक्रीज हो जाएगी, वही नीचे होगा प्लस। अच्छा आप ये कह सकते हो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है कांस्टेंट ई एक्स, यहाँ भी कहोगे कांस्टेंट है, हाँ है 1/x डी एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस, ये साइन एक्स का क्या होता है याद है, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है ये तो याद हो जाना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो दोबारा पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ये देखिए आपने नोट किया है, ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो यहीं से लिखा गया है, तो कॉस एक्स। अच्छा आपने कहा था यहाँ पर सी है, यहाँ सी है, सी मतलब सी सेम नहीं हुआ, C1 C2 C3 C4, मुझे सब कांस्टेंट को ऐड कर लो तो क्या होगा, एक कांस्टेंट ही तो आएगा, तो हम एक कांस्टेंट नोट कर लेते हैं लास्ट में, बस हो गया। तो ऐसे ही आपको करने होंगे, हम इस टाइप्स के बहुत से क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट वो अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आज आप फार्मूले पहले कंप्लीट कीजिए, जितने फार्मूले बताएं वो सब रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा हो सकता है प्रैक्टिस भी कर लो, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस को कराऊंगा इन फार्मूले बेस पर। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9451151234 इस पर अपना मैसेज या क्वेश्चन भेज सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।